Assalamu alaikum. Students, as you know that we have discussed in our previous lecture that what is syllabus of class second year, and we also discussed the paper pattern of class second year according to Faisalabad board. In my second video, I cleared that what is literature. So since now we are going to discuss the syllabus thoroughly of your class second year. So this is our first lecture, and today we will discuss the very first lesson of class second year, the dying sun. The dying sun एक बुझता हुआ सूरज, एक गुरूब होता हुआ सूरज, एक मरता हुआ सूरज या फिर ख़त्म होता हुआ सूरज. तो जो राइटर हैं इसके सर जेम्स जीन्स, उन्होंने टाइटल दिया है द डाइंग सन. जो वर्ड डाइंग है, डाइंग का मतलब होता है एंडिंग, फिनिशिंग, सीजिंग, स्प्लिटिंग, शैटरिंग एक्स्ट्रा. बेटा जो ये डाइंग का मतलब है ये इन सभी मीनिंग में आएगा कि एक ख़त्म होता हुआ सूरज, बिखरता हुआ सूरज या फिर ग़रूब होता हुआ सूरज. तो द डाइंग सन, ख़त्म होता हुआ सूरज, दिस इज़ द हेडिंग ऑफ योर फर्स्ट लेसन. तो इसमें हम मुख्तलिफ जो मेन पॉइंट्स हैं समरी के वो डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ, कि ज़मीन का वजूद कैसे है, व्हाट आर प्लैनेट्स, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, या फिर व्हाट इज़ टेम्परेचर बेल्ट. ये मेन आपके 4 पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हुए हम आपकी कंप्लीट समरी को देखेंगे. बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज़ एक्सप्लोरेटरी ऐसे. तो द डाइंग सन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको दूंगा इंफॉर्मेशन कि ये एक एक्सप्लोरेटरी ऐसे है. तो एक एक्सप्लोरेटरी ऐसे क्या होता है बेटा? जो एक आपका एक्सप्लोरेटरी ऐसे होता है उसमें राइटर, ऑथर जो होता है वो आपको फ्राहम करते हैं दूसरे लोगों के व्यूज़, आइडियाज़, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी सर्वे रिपोर्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग देयर थ्योरीज. उसमें मुख्तलिफ लोगों के आइडियाज़, व्यूज़, थ्योरीज, ऑब्जर्वेशंस, सर्वे रिपोर्ट्स, उनके एक्सपेरिमेंट्स को वो हमें पोर्ट्रे करता है, वो दिखाता है कि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है. जिस तरह इस आपके फर्स्ट लेसन में जो सर जेम्स जीन्स हैं, हम देखेंगे कि वो जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है उनके फॉलोअर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी को. तो जिस तरह ये ऐसे की डेफिनेशन है एक्सप्लोरेटरी ऐसे की, दैट इट इज़ एन ऐसे इन विच राइटर प्रेजेंट्स अदर पीपल्स व्यूज़, आइडियाज़, ऑब्जर्वेशंस, सर्वे रिपोर्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज एक्स्ट्रा. और जो ये कंप्लीट उनकी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी थ्योरीज हैं, वो एक मुकम्मल आपकी इंफॉर्मेशन होती है. लेकिन होता क्या है, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद भी उस इंफॉर्मेशन में, उस थ्योरी में क्वेश्चनिंग की गुंजाइश मौजूद होती है. मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि वो एक कंप्लीट ऑथेंटिक जो है वो रिपोर्ट नहीं होती. हम ये भी एनालाइज करेंगे कि किस तरह जो सर जेम्स जीन्स हैं वो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो साइंटिफिकली एक ऑथेंटिकेशन है वो हमें नहीं मिलती, उनमें क्वेश्चनिंग की गुंजाइश बाकी रहती है. तो जो ये आपका ऐसे है ये भी एक्सप्लोरेटरी ऐसे है जिसमें सर जेम्स जीन्स ने एक थ्योरी जो है उसको पेश किया है और वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अब तक की साइंटिफिकली, लेकिन उसमें अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो मुकम्मल तौर पर एग्री नहीं है, उनमें ऑथेंटिकेशन नहीं है उस थ्योरी में. तो जो आपका द फर्स्ट लेसन है द डाइंग सन, एक ग़रूब होता हुआ सूरज जो है, ये आपका एक एक्सप्लोरेटरी ऐसे है.
Before discussing these main points and the summary of the lesson, I would like to tell you about a short biography about Sir James Jeans, जो कि इसके राइटर हैं। बेटा जो सर जेम्स जीन्स हैं उनका फुल नेम है जेम्स हॉपवुड जीन्स। ही वॉज बॉर्न इन 11 सितंबर 1877। अगर हम बात करें उनकी एजुकेशन की, ही वेंट मिर्चेंट टेलर स्कूल्स एंड आफ्टर इट ही वेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर हिज हायर एजुकेशन। अगर हम बात करें उनकी कंप्लीट स्टडीज़ की तो वो क्वालिफाइड थे, वो एक क्वालिफाइड मैथमेटिशियन थे। ही वॉज अ फिजिस्ट एंड ही वॉज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर। तो इन 3 सब्जेक्ट्स में वो एक क्वालिफाइड पर्सन थे। तो इसी बिना पर उनको डिफरेंट उनके मुकम्मल एज में उनको मुख्तलिफ प्राइज़ मिलते रहे, जिस तरह स्मिथ्स प्राइज़ है जो कि उनको 1901 में मिला, एडम्स प्राइज़ है जो कि 1917 में मिला, और रॉयल मेडल प्राइज़ है जो कि 1919 में उनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर दिया गया। तो ये एक शॉर्ट बायोग्राफी थी कि सर जेम्स जीन्स, हिज फुल नेम इज़ जेम्स हॉपवुड जीन्स। ही वॉज बॉर्न इन 11 सितंबर 1877। For his education, he entered Merchant Taylor School and after he went to Cambridge University for his higher education. He was professional in mathematician, physicist and as an astronomer. And he got Smith Prize, Adams Prize, Royal Medal throughout his life. And he died in, जो कि उनकी डेथ डेट है वो 1946 है। I mean that he died in at the age of 69. तो ये आपके पास सर जेम्स जीन्स जो कि राइटर हैं द डाइंग सन के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये आपको आपकी बुक में से नहीं मिलेंगी। ये आपको अगर एग्जामिनर आपसे जो इनके ऑथर हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चनिंग करते हैं तो आप उसके बारे में ये 3 to 4 लाइन्स सेंटेंस वाइज लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो सर जेम्स जीन्स है उन्होंने किस तरह इस समरी को बयान किया है। जिस तरह मैंने बेटा आपको अभी बताया कि जो सर जेम्स जीन्स हैं वो एक बिग बैंग थ्योरी के जो एक वो थ्योरी है उसके फॉलोअर हैं, उसके सपोर्टर्स हैं। जो आपका ये लेसन है उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, व्हाट आर प्लैनेट्स और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये लेसन कहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें सर जेम्स जीन्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो नंबर्स ऑफ स्टार हैं, जो कि यूनिवर्स है वो तो बहुत बड़ी है, उसमें जो नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं वो इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो जो रेत के ज़रात हैं ऑफ ऑल द सी शोर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में मौजूद जितने साहल हैं, जितने बीचेस हैं, उनमें मौजूद जो रेत है और रेत के जो ज़रात हैं उनकी नंबरिंग के बराबर जो आसमान पर मौजूद तारे हैं उनकी जो नंबरिंग है वो इतनी है। मतलब क्या है, अनकाउंटेबल, कि वो क्या है, वो ना गिने जाने के बराबर है। तो स्टार्ट में ही उन्होंने ये बता दिया कि जो यूनिवर्स है वो बहुत ही वास्ट है, आपकी वो बहुत ही वसी है। और मज़ीद ये बता रहे हैं कि वो अगर हम अपने इस होम, अपने इस घर जिसको हम अर्थ बोलते हैं, उसका कंपैरिजन करें उन स्टार्स के साथ जो कि आसमान में, जो कि कायनात में, यूनिवर्स में मौजूद हैं, तो अगर हम साइज़ का कंपैरिजन करें तो हमारी जो ज़मीन है उनके मुकाबले, उन सितारों के मुकाबले इतनी छोटी है। कुछ सितारे तो इतने बड़े हैं कि हमारी जो ज़मीन है ऐसी मिलियंस जो ज़मीनें हैं वो उनमें समा जाएँ और फिर भी और ज़मीनों की जगह बचती है। तो हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है वो इस यूनिवर्स के मुकाबले में हुजम में, साइज़ में इतनी छोटी है। और जो ये तमाम सितारे हैं, जो यूनिवर्स में मौजूद तमाम सितारे और जो हेवनली बॉडीज़ हैं, दे आर मूविंग इन देयर ऑर्बिट्स, दे आर मूविंग एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन देयर ऑर्बिट्स। एंड ही आल्सो क्लियर्स इट दैट it is very rare chance that a star passed by near the other star। तो
बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हुए वो ये कहते हैं कि वंस हैपेंड दैट round about 2,000,000 years ago, a star which was moving in its orbit, he came near to the sun. He says that once a star passed by near to the sun. हम सपोज करते हैं ग्राफिकली कि ये आपका सूरज है, तो एक जो सितारा था जो कि अपने ऑर्बिट में सफ़र कर रहा था, वो ऑर्बिट से निकलकर सूरज के बहुत ही पास से गुजरा. A star passed by near to the sun, and when it came near, it raised a very big wave on the surface of the sun. उसने एक बहुत ही बड़ी लहर पैदा कर दी on the surface of the sun. And when the same star was about to cross the sun, और जब वो इसके पास से गुजरकर इसको क्रॉस करने ही वाला था, with its tidal pull, with its attraction, it tore a big part of the sun. उसने एक सूरज का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया and shattered it into the space, और उसको खला में बखेर दिया. बट फिर देखिएगा, a star passed by the sun very closely. When it came nearer and nearer, it created a very big wave on the surface of sun. एक खलल पैदा कर दिया, एक वहाँ पर लर्जा पैदा कर दिया सूरज की सतह पर, जिससे क्या हुआ, एक बहुत जो बड़ा हिस्सा था वो इसकी जो कशिश थी, जिसको हम बोलते हैं टाइडल पुल या फिर उसकी अट्रैक्ट, जिससे उसने किया सूरज को, एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने तोड़कर खला में बखेर दिया. और जो वो हिस्से हैं, एंड दीज पार्ट्स ऑफ द सन विच आर मूविंग अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट सिंस देन व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, These parts are called planets. तो हमारा जो सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर प्लैनेट्स, बट उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ दैट द पार्ट्स ऑफ द सन विच आर मूविंग अराउंड द सन व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, व्हेन अ स्टार पास्ड बाय द सन एंड इट टोर अ पार्ट ऑफ सन इनटू पीसेस, एंड दीज पीसेस आर मूविंग अराउंड द सन since then, and these are called planets. तो planets क्या हैं? The part of sun, the parts of the sun which are moving around the sun since then, when this incident took place, बेटा जब वो एक बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ सूरज की सरफेस पर, और तब से लेकर अब तक जो वो सूरज के पार्ट्स हैं वो खला में अपने अपने ऑर्बिट में सफ़र कर रहे हैं, तो वो जो पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स, जिसमें आपका मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो. तो जो प्लूटो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपने ऑर्बिट से, मदार से बाहर जा चुका है. तो कुछ साइंटिस्ट उसको अब काउंट करते हैं एज अ प्लैनेट और कुछ उसको नहीं करते. तो जो हमारी ज़मीन है वो भी इस बैंग, जो एक बड़ा धमाका हुआ, उसकी ही वजह से वजूद में आई. तो हम बात कर रहे थे प्लैनेट्स की, तो मैंने बताया कि द पार्ट्स ऑफ द सन विच आर मूविंग अराउंड द सन सिंस देन व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस. तो ये है आपका प्लैनेट. एक साइंटिफिकली डेफिनेशन है इसकी, a celestial body which are moving in an elliptical orbit. A celestial body which is moving in an elliptical orbit is
called planet। तो बेटा प्लैनेट क्या है? अ सेलेस्टियल, बेटा सेलेस्टियल मीन हेवनली, एक आसमानी कोई जिस्म। अ सेलेस्टियल बॉडी विच इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड प्लैनेट। इलिप्टिकल क्या होता है? इलिप्टिकल बोलते हैं ओवल शेप को, जो कि ओवल शेप हो। तो वो क्या है? वो जो एक हेवनली बॉडी है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मुसलसल सफर कर रही है, उसको हम बोलेंगे प्लैनेट। तो यहां से हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट आर प्लैनेट्स। तो ये क्लियर हुआ कि दैट द प्लैनेट्स आर दोज हेवनली बॉडीज विच आर मूविंग अराउंड द सन सिंस देन व्हेन दिस बैंग टुक प्लेस on the surface of sun. These parts are called planets। तो यहां से जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ, जमीन का वजूद, बेटा इसका आंसर भी सेम ही है कि उस धमाके की सूरत में जो प्लैनेट्स खला में बिखर गए तो हमारी जो ज़मीन है ये भी उसी की वजह से वजूद में आई। क्यों? क्योंकि हमारी जो ज़मीन है ये भी क्या है? ये भी एक प्लैनेट है। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ है और व्हाट आर प्लैनेट्स है, इनका आंसर आपका सेम हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, कि जो ज़मीन है वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ कायनात में इंसान, जानवर, दरख्त और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। क्या सेम तरह की जो लाइफ है वो और बाकी सियारों पर मुमकिन है? तो इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि बाकी सियारों पर जो टेम्परेचर है वो इक्वल टू जो अर्थ है वैसा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि सम प्लैनेट्स आर वेरी नियर टू द सन, दैट्स वाई दे आर एक्सट्रीमली हॉट एंड लाइफ कैन बर्न देयर। इफ वी टॉक अबाउट अदर प्लैनेट्स, दोज प्लैनेट्स विच आर फार फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से बहुत दूर हैं, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड लाइफ वुड फ्रीज देयर। तो जो यही चीज़ है कि जो ज़िंदगी का दूसरे सियारों पर आना और वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद होना तो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ सियारे सूरज के बहुत करीब होने की वजह से बहुत ही वो गर्म हैं। देखिएगा, बिकॉज सम ऑफ देम आर वेरी हॉट एंड सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली कोल्ड, जो कि सूरज से काफ़ी दूर हैं, वो बहुत ही सर्द हैं। तो लाइफ वहाँ पर फ्रीज हो जाएगी अगर वहाँ पर रहने की कोशिश की जाती है। और कुछ जो है वो सूरज के बहुत ही नज़दीक हैं, तो लाइफ वहाँ पर क्या होगी? तो लाइफ वहाँ पर बर्न हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है? एक सूटेबल टेम्परेचर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टेम्परेचर बेल्ट। व्हाट इज़ टेम्परेचर बेल्ट? बट इसके बारे में कहते हैं टेम्परेचर बेल्ट इज़ बेल्ट, ये एक ऐसी बेल्ट होती है सराउंडिंग द प्लैनेट्स, सितारों के इर्द गिर्द, इन विच द टेम्परेचर इज क्वाइट सूटेबल फॉर लाइफ। तो जहां पर क्या होता है, उन टेम्परेचर बेल्ट के अंदर जो ज़िंदगी के रहने के लिए माहौल होता है वो बहुत ही साजगार होता है। तो वो आपकी होती है टेम्परेचर बेल्ट। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो कि आपकी समरी में डिस्कस किए गए थे। इसमें क्या है? इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह सर जेम्स जीन्स जो है वो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह बिग बैंग थ्योरी जो है जिसमें बताया गया है कि जो ये ज़मीन है, जो कायनात है, ये एक धमाके की सूरत में वजूद में आई, तो उसको बयान किया गया है। तो वो मुकम्मल तौर पर वो इस ऐसे को सपोर्ट कर रहे हैं। बेटा इस पॉइंट को लेकर के ज़मीन, आसमान और चीज़ों का जो पैदा होना, ये कैसे पैदा हुआ, इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, जिसमें डार्विन की थ्योरी है, न्यूटन ने भी अपनी थ्योरी पेश की, और एक ऑस्ट्रेलियन पॉल एडम था, उसने भी अपनी थ्योरी पेश की। तो वो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, लेकिन अथेंटिक थ्योरी अब तक कोई भी नहीं आई। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज अ मुस्लिम हमारा तो यकीन है कि जो ये जितने भी जो भी आसमान ज़मीन के अंदर है, इससे बाहर है, इस हर चीज़ का तख्लीक करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, वही ज़ात है।
क्यों? क्योंकि अगर हम देखें वो ऑस्ट्रेलियन जो साइंटिस्ट हैं उसने ये कहा कि अगर हम देखते हैं कि जो कायनात है वो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रही है, अगर वो कहता है कि अगर हम इस बिग बैंग थ्योरी को देखें, धमाका हुआ, धमाके से कायनात वजूद में आ गई, वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर धमाका होता है उससे तकरीब कारी होती है, चीज़ें टूटती हैं, बल्कि एक मुनज़्ज़म वे से वो चलती नहीं है। तो जो ये थ्योरी है कि धमाका हुआ, चीज़ें वजूद में आ गई, हर चीज़ एक सीक्वेंस से चलने लगी, इतने ऑर्गेनाइज्ड वे से जो निज़ाम कुदरत है वो चल पड़ा, तो वो कह रहा है कि ये बिल्कुल बात गलत है, इसके पीछे कोई एक और ज़ात मौजूद है, कोई पावर मौजूद है जो कि इस पूरे निज़ाम को संभाले हुए हैं। तो वो ज़ात, वो ताकत क्या है, इसके बारे में क्रिश्चियनिटी और जो दूसरे मज़ाहब हैं उनका कुछ नहीं आइडिया। क्यों? क्योंकि उनका अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा यकीन है कि जो इस सारी कायनात को तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है। तो बेटा इससे मज़ीद कि हम इस लेसन का कल टेक्स्ट शुरू करें, तो आप इस समरी को अच्छी तरह समझ लें। थैंक यू।